हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो नोटशेट 2021 में आए हुए हैं। और अगर आप स्टाफ नर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो 2021 नोटशेट में आए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम नोटशेट 10 और आरआरबी में भी रिपीट हो सकते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर पहले खुद ट्राई करें और कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए क्लाइंट रिसीव पेरेंटल न्यूट्रिशन कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक। एक पेशेंट है, पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको हेडेक कंप्लेन कर रहा है। नर्स नोट्स दैट द क्लाइंट हैज एन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। उस क्लाइंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बाउंडिंग पल्स है, जुगुलार वेन डिस्टेंशन है और क्रेकल बायलेटरली सुनाई दे रहा है। नर्स कौन सी डिटरमाइन करेगी क्लाइंट्स के अंदर एक्सपीरियंसिंग विथ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी। तो दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए क्या हो सकता है दोस्तों। सेप्सिस, एयर एम्बोलिज्म, हाइपरवोलेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। तो सबसे पहले दोस्तों, पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशन थेरेपी है जिसमें पूरा न्यूट्रिशन डायरेक्टली वेन के अंदर आईवी के थ्रू दिया जाता है दोस्तों। यानी पेशेंट को मुंह से कुछ नहीं दिया जाता है, केवल आईवी के थ्रू न्यूट्रिशन दिया जाता है। और इसमें पेशेंट को स्टमक और इंटेस्टाइन को किसी भी प्रकार के परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, पेरेंटल न्यूट्रिशन में क्या है। पेरेंटल न्यूट्रिशन वेन के थ्रू दिया जाता है, आईवी रूट से दिया जाता है। कब देते हैं, जब जीआई ट्रैक्ट काम नहीं कर रहा हो तब पेशेंट को क्या दिया जाता है दोस्तों, पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है। अब ये जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला आता है PPN, दूसरा आता है दोस्तों TPN। PPN की फुल फॉर्म होती है पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन, और दूसरा आता है दोस्तों टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो जो पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो पेरिफेरल वेन से दिया जाता है। इसकी जो साइट होती है वो आर्म के अंदर होती है, आईवी कैनुला। इसको मिड लाइन कैथेटर के थ्रू भी दे सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए PICC का भी यूज किया जाता है। आपके लिए दोस्तों हम रखे PICC की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट करिएगा दोस्तों। PICC के थ्रू भी देते हैं और ज़रूरत पड़े तो इसको सबक्लेवियन वेन और जुगुलार वेन के थ्रू भी दिया जाता है। जब पेशेंट को पार्शियल न्यूट्रिशन सपोर्ट चाहिए तब पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है। मतलब पेशेंट कुछ मुंह से ले रहा है, जैसे पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, उनमें से कुछ भी ले रहा है, जैसे फैट या प्रोटीन ले रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है, तो पार्शियल देते हैं इसके अंदर। दूसरा आता है दोस्तों टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है ये सेंट्रल वेन से दिया जाता है। जबकि जो पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन PPN था वो हम दे रहे थे आर्म के थ्रू, आर्म में आईवी डाल के PICC के थ्रू हम दे रहे थे। लेकिन जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है दोस्तों वो सेंट्रल लाइन से दिया जाता है, जिसमें सब क्लेवियन वेन हो सकती है, दूसरा हो सकती है इसके अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल जुगुलार वेन। इंटरनल या एक्सटर्नल जुगुलार वेन के थ्रू भी हम दे सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा अगर TPN भी एम्पिटी हो जाए, जैसे आप टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हो और नर्स कहीं दूसरे काम में व्यस्त हो गए हैं और ये अचानक एम्पिटी हो जाए, तो पेशेंट को तुरंत 10% डेक्सट्रोज दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। देन फिर पेशेंट को क्या किया जाता है, अनोदर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बैग हैंग किया जाता है। लेकिन दोस्तों 10% डेक्सट्रोज क्यों दिया जाता है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करने के लिए 10% डेक्सट्रोज एडमिनिस्टर किया जाता है। यदि आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर पूरा लेक्चर बना दूंगा दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा पेरेंटल न्यूट्रिशन या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्लास दोस्तों, इसमें जो पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो हाइपरटोनिक होता है। इसमें हाइपरटोनिक क्यों होता है दोस्तों, जो पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो हाइपरटोनिक होता है, जिसमें हाई
हाई न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि हाई ग्लूकोज होता है, हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन होती है, अमाइनो एसिड होते हैं, और इसके अंदर फैट देखने को मिलता है। लेकिन जो फैट वो कंसंट्रेशन होती है वो 30% देखने को मिलती है। इसमें हम बात करें तो दोस्तों कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर 60 to 70% ग्लूकोज होता है। दूसरी स्लाइड ले लेते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों माफ़ करना। दूसरी स्लाइड लेते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे, हाँ माफ़ करना दोस्तों, हम बात कर रहे थे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होता है वो 60 to 70% होता है दोस्तों। उसके अलावा इसमें जो प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड वो 3.5 टू 20% तक देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो फैट होता है वो 30% देखने को मिलता है। यदि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा देखने को मिलती है। उसके अलावा हाई कंसंट्रेशन सेंट्रल लाइन के थ्रू देखने को मिलता है। और जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है वो सेंट्रल वेन के थ्रू देते हैं, क्योंकि उसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन दी जा सकती है। जबकि हाईएस्ट कंसंट्रेशन दे दी जा सकती है, जबकि जो पेरिफेरल वेन होती है उसके थ्रू लो कंसंट्रेशन दी जाती है। और इसमें फैट होता है, ये फैट इमल्सिफाइड फैट होता है, इमल्सिफाइड फैट होता है। जिस पेशेंट के अंदर एग एलर्जी होती है उसको ये अवॉइड किया जाता है दोस्तों। इमल्सिफाइड जो लिपिड इमल्सिफिकेशन होता है वो एग योक और फॉस्फोलिपिड होते हैं। जो इमल्सिफाइड फैट होता है, अब कोई पूछ ले इमल्सिफाइड फैट क्या होता है दोस्तों, तो इमल्सिफाइड फैट वो होता है जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड होते हैं, उसके साथ में एग योक भी होती है, एग योक। जिस पेशेंट को एग एलर्जी होती है उसके अंदर ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन अवॉइड किया जाता है दोस्तों। उसके अलावा हम बात करें तो दोस्तों इसके क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, मेन तो यही है दोस्तों इंडिकेशन। यदि मैं इंडिकेशन की बात करूं कब देते हैं, तो पहला तो हो गया कि पेशेंट का नॉन फंक्शनल जीआई ट्रैक। दूसरा हो गया दोस्तों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा दोस्तों जीआई सर्जरी के अंदर हम नहीं देते हैं। ट्रॉमा हो गया, सीवियर माल न्यूट्रिशन के अंदर भी दोस्तों टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है। बर्न के अंदर, कैंसर और कीमोथेरेपी पेशेंट के अंदर ये दिया जाता है। उसके अलावा सीवियर इनटॉलरेंस जो एंटेरल फीडिंग करवा रहे हैं, जैसे किसी को एनजी ट्यूब फीडिंग करवा रहे हैं और वह एनजी फीडिंग की ट्यूब के थ्रू रिसीव नहीं कर रहा है न्यूट्रिशन, तो उस पेशेंट में भी हम टीपीएन पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं या पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं। जो पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो क्यों देते हैं, एक तो ये समझ में आ गया कि नॉन जो जीआई फंक्शनल है उसमें दे सकते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जीआई सर्जरी या ट्रॉमा के अंदर, सीवियर माल न्यूट्रिशन के अंदर, उसके अलावा बर्न के अंदर और सीवियर इंटॉलरेंस और एंटेरल फीडिंग उसके अंदर हम दोस्तों टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं कि जब पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो फैट का ब्रेकडाउन होता है और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये देते हैं। और हमेशा, और ज़रूरी नहीं हमेशा एनजी ट्यूब या ओरल फीडिंग ले, उस केस में देते हैं, वो तो बात कर ही दी दोस्तों। उसके अलावा इसको सडन स्टॉप नहीं किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा कि जो पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो किसी पेशेंट ने सडनली जो आईवी इन्फ्यूज़न है उसको बंद कर दिया तो उस पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आए तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया ज़रूर ढूंढना। और थोड़ा सा हम बात करते हैं तो दोस्तों ये कितने प्रकार से दिया जा सकता है।
तो ये दोस्तों दो प्रकार से दिया जा सकता है पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं दोस्तों ये दो प्रकार से कैसे देते हैं। एक तो कंटिन्यूअस होता है दोस्तों, कंटिन्यूअस पेरेंटल न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है दोस्तों साइक्लिक पेरेंटल न्यूट्रिशन। जो कंटिन्यूअस पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है वो 24 आवर्स इन्फ्यूजन करते हैं, 24 आवर्स इन्फ्यूजन करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर यूज किया जाता है दोस्तों, हॉस्पिटल के अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर ग्लूकोज स्टेबल होता है दोस्तों, स्टेबल ग्लूकोज वैल्यू होती है। और इसको जब डिसकंटिन्यू किया जाता है दोस्तों, जब कंटिन्यू पेरेंटल न्यूट्रिशन को डिसकंटिन्यू किया जाता है तो इसको ग्रेजुअली, इसका जो फ्लो होता है वो 1 से 2 घंटे पहले रिड्यूस किया जाता है। जो ग्रेजुअली जो फ्लो होता है उसको कम करते हैं। उसके अलावा ओरल इनटेक इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज ओरल इनटेक। और दोस्तों देन आईवी लाइन को रिमूव कर देते हैं और लेब में भेज देते हैं जो अपना टारगेट पर्पज कंप्लीट होते ही। जबकि साइक्लिक पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो नाइट में दिया जाता है, वोल नाइट देते हैं, ओवरनाइट दिया जाता है, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म होता है, होम यूज होता है। दोस्तों इन दोनों में अंतर है, जो साइक्लिक पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो अलग चीज़ है और जो कंटिन्यूस पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो अलग चीज़ है। कंटिन्यूस पेरेंटल न्यूट्रिशन 24 आवर देते हैं, हॉस्पिटल के अंदर देते हैं। साइक्लिक पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो ओवरनाइट दिया जाता है, लॉन्ग टर्म होता है, उसके अलावा होम यूज में देते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है साइक्लिक पेरेंटल न्यूट्रिशन में रेगुलर मॉनिटर करना है, रेगुलर क्लोजली मॉनिटर करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है। किस चीज़ को? ग्लूकोज को, ग्लूकोज को मॉनिटर करना है। जबकि जो कंटिन्यूस पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है उसमें भी ग्लूकोज को मॉनिटर करना है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट घर चला गया उस वो आएगा हाइपोग्लाइसीमिया में आएगा, इसमें डेथ के चांस बढ़ जाते हैं। तो साइक्लिक पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर ग्लूकोज मॉनिटर किया जाता है और कंटिन्यूस पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर ग्लूकोज मॉनिटर किया जाता है। जब पेशेंट के अंदर सडन आप क्लोज करते हो तो कंटिन्यूस पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर सडन बंद नहीं करना है, फ्लो को धीरे धीरे कम करते हुए बंद करना है। तो ये रहा दोस्तों पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो इसमें पूछा था कॉम्प्लिकेशन, अपना जवाब था इसमें क्या आएगा दोस्तों? इसका जो जवाब आएगा दोस्तों वो होगा, बताइए आप सोच रहे हो इसमें बाउंडिंग पल्स है, जुगुलार वेन डिस्टेंशन है, तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों हाइपर वोलेमिया। अगली क्लास में हम इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात, अगली क्लास में, सॉरी माफ करना दोस्तों, इसी क्लास में है कॉम्प्लिकेशन। अभी देखते हैं, ये रहे दोस्तों कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये दोस्तों चार्ट लिया हुआ है एनक्लेक्स से। इसमें एयर एम्बोलिज्म होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपरवोलेमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, इन्फेक्शन होता है, उसके अलावा न्यूमोथोरेक्स भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में था हाइपरवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया ये रहा दोस्तों। बाउंडिंग पल्स, क्रैकल ऑन लंग्स, ऑस्कल्टेशन, हेडेक, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, वेट गेन ग्रेटर देन डिजायर्ड। तो ये आ गया दोस्तों इसका आंसर तो दोस्तों हाइपर वोलेमिया, हाइपर वोलेमिया, हाइपर वोलेमिया। तो इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रखा है, बाउंडिंग पल्स है, जुगुलार वेन डिस्टेंशन है और क्रेकल बाइलेटरली दोनों लंग्स के अंदर क्रेकल साउंड आ रहा है दोस्तों, हाइपर वोलेमिया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसके कॉम्प्लिकेशन एयर एम्बोलिज्म। तो एयर एम्बोलिज्म के कारण क्या हो सकते हैं ये कॉम्प्लिकेशन, ये पॉसिबल कोज कैथेटर सिस्टम ओपन आर आईवी ट्यूबिंग डिस्कनेक्ट। जैसे ये आईवी के अंदर लगा हुआ है, वेन के अंदर लगा हुआ है, डिस्कनेक्ट हो गया या ओपन रह गया या किसी भी तरीके से एयर बबल की एंट्री हो गई तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। साइन एंड सिम्टम क्या होगा? अप्रीहेंशन, चेस्ट पेन, डिस्निया, हाइपोटेंशन, लाउड चरंग साउंड हर्ड ओवर पेरिकार्डियम और ऑस्कल्टेशन, रैपिड एंड वीक पल्स और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। क्या करोगे इंटरवेंशन? क्लैम्प ऑल पार्ट्स ऑफ द आईवी कैथेटर, क्लैम्प करना है, उसको रिमूव नहीं करना दोस्तों, क्लैम्प करना है। प्लेस द क्लाइंट इन ए लेफ्ट साइड पोजीशन विद द हेड लोअर देन द फीट, हेड को नीचे करना है दोस्तों, लोअर, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन देनी है विद हेड लोअर देन फीट, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर और ऑक्सीजन प्रिपेयर करना है, एडमिनिस्टर करना है।
प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं दोस्तों? मेक श्योर ऑल कैथेटर कनेक्शन आर सिक्योर, यूज टेप पर एजेंसी प्रोटोकॉल, क्लैंप द कैथेटर व्हेन नॉट इन यूज एंड व्हेन चेंजिंग कैप्स, फॉलो एजेंसी प्रोटोकॉल फॉर फ्लशिंग एंड क्लैंपिंग द कैथेटर एंड केप चेंजेस। दोस्तों क्लैंप करना है, नॉट यूज जब यूज नहीं हो क्लैंप करना है, चेंज करते समय थोड़ा सा प्रोटोकॉल को यूज करते हुए यूज करना है दोस्तों। दूसरा, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन द वाल्सल्वा मैन्यूअर फॉर ट्यूबिंग एंड केप चेंजेज। ये जो वाल्सल्वा मैन्यूअर होता है इसको यूज करते हुए काम करना है दोस्तों। और फॉर ट्यूबिंग एंड केप चेंज प्लेस द क्लाइंट इन टेंडर वर्क पोजिशन, यदि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं हो तो। और विद द हेड टर्न द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसर्शन साइड, क्लाइंट शुड होल्ड ब्रीथ एंड बियर डाउन। तो ये दोस्तों आप क्लास को पॉज कीजिए और ये सारे कॉम्प्लिकेशन पढ़ लीजिए। हाइपरग्लाइसीमिया कैसे प्रिवेंट करना है यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। उसके अलावा इसके क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, कारण क्या होगा दोस्तों, नोटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप क्लास को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइडेंटिफाई द सर्जिकल ब्लेड। अब सर्जिकल ब्लेड आइडेंटिफाई कीजिए, कौन से किस प्रकार की ब्लेड है। 23 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और 15 नंबर। तो बताइए दोस्तों। दोस्तों ये जो सर्जिकल ब्लेड है हर बार नॉर्सेट में एग्ज़ाम आता है, तो इनको आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्या होगा आपके हिसाब से दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों 23 नंबर ब्लेड, 23। अब दोस्तों बात करते हैं 11, 12, 15 के बारे में, और भी जो ब्लेड है इंपॉर्टेंट उनके बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं 10 नंबर ब्लेड। जो दोस्तों 10 नंबर की ब्लेड होती है वो लार्ज कर्व कटिंग एज होता है। ये जो एज देख रहे हैं ये लार्ज है, कटिंग एज है। ठीक है दोस्तों, ये जनरल स्किन इंसिजन के लिए यूज किया जाता है, जैसे दिया हुआ है स्किन इंसिजन, जनरल स्किन इंसिजन के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा ये जो रूटीन सर्जरी होती है उसके अंदर भी यूज करते हैं। और स्मूथ और लॉन्ग स्किन इंसिजन दिया जा सकता है। 10 नंबर ब्लेड से लॉन्ग स्किन इंसिजन दिया जा सकता है। इसमें जो कर्व होता है वो लार्ज कर्व कटिंग एज होती है दोस्तों। ये जो मेन चीज़ यही है दोस्तों, इसका ही ध्यान रखना। लार्ज कटिंग कर्व होता है, लार्ज कटिंग कर्व होता है दोस्तों। नेक्स्ट 11 नंबर ब्लेड दोस्तों, ये ट्रायंगुलर शेप होती है। ये इस प्रकार की शेप है दोस्तों, इस प्रकार की ट्रायंगुलर शेप है दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये ट्रायंगुलर शेप। दूसरी चीज़ दोस्तों, शार्प पॉइंटेड होता है। इसका जो आप आगे से देख रहे हो हिस्सा शार्प पॉइंटेड हिस्सा है। ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर होगी तो शार्प हो जाएगा, शार्प। ठीक है दोस्तों, शार्प पॉइंट टिप है। स्टेप इंसिजन के लिए यूज की जाती है दोस्तों, स्टेप इंसिजन, स्टेप इंसिजन के लिए यूज की जाती है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों इसका यूज कहाँ हो सकता है, स्टेप इंसिजन हो ही गया। दूसरा एब्सेस। अब स्टेप इंसिजन कहाँ लगाते हो, आप कहीं पे फोड़ा हो गया तो आप उससे पस रिमूव कर रहे हो तो एब्सेस ड्रेनेज के लिए यूज कर सकते हैं। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के अंदर दोस्तों आप 11 नंबर ब्लेड यूज कर सकते हो। ये जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार नोटसेट में इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम याद कर लेना दोस्तों, और यदि टाइम मिला तो मैं इस टॉपिक को कवर कर दूंगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों, आईवी लाइन कट डाउन। आप आईवी लाइन डाल रहे हो उसके लिए भी 11 नंबर ब्लेड का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं एब्सिस ड्रेनेज, एब्सिस ड्रेनेज। उसके अलावा हम यूज कर सकते हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज इंसर्शन के लिए। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम तो आपको पढ़ के जाना है नोटसेट से पहले, नोटसेट 10 से पहले दोस्तों। तो चेस्ट ट्यूब इंसर्शन के अंदर आप 11 नंबर ब्लेड यूज करोगे। नेक्स्ट ट्यूब ब्लेड दोस्तों 12 नंबर ब्लेड। 12 नंबर ब्लेड आप कहाँ यूज कर सकते हो देखते हैं दोस्तों। स्मॉल कर्व हुक शेप होता है, स्मॉल हुक कर्व शेप। दोस्तों ये स्मॉल हुक कर्व शेप ब्लेड है
ध्यान से देखिए दोस्तों इस ब्लेड को। स्मॉल कर्व शेप ब्लेड, स्मॉल है, कर्व है, ब्लेड शेप है दोस्तों। इसका जो शॉर्ट एंड प्रिसाइज इंसिजन के लिए यूज किया जाता है, माफ करना दोस्तों, स्मॉल कर्व हुक शेप है, स्मॉल कर्व है ये दोस्तों, स्मॉल है, फिर कर्व है, शेप है। दूसरा दोस्तों इनर कर्व शेप होता है इसमें, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों, इसमें इनर कर्व शेप होता है, इनर इस प्रकार अंदर की तरफ होता है। और आप और इमेज देखिएगा दोस्तों, आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो इसमें इनर कर्व शेप है। उसके अलावा इसका यूज कहाँ हो सकता है हम देखते हैं। इसका यूज हो सकता है दोस्तों इंसिजन को रिमूव करने के लिए, सूचर रिमूव करने के लिए, माफ करना दोस्तों, इंसिजन नहीं, सूचर रिमूव करने के लिए। इसका यूज सूचर रिमूव करने के लिए होता है। आप सूचर रिमूव कर रहे हो, इसका यूज करो। ईएनटी का कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो उसके अंदर यूज कर सकते हो। उसके अलावा आर्ट्रियोटोमी के लिए 12 नंबर ब्लेड का यूज किया जाता है, आर्ट्रियोटोमी। दोस्तों ये क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है, आर्टेरियोटोमी। आर्टेरियोटोमी के लिए आप 12 नंबर ब्लेड का यूज कर सकते हो। तो कहाँ कहाँ 12 नंबर यूज होती है, सूचर को रिमूव करना है जैसे लिखा हुआ है दोस्तों, ईएनटी के प्रोसीजर के अंदर यूज कर सकते हो। उसके अलावा आर्टेरियोटोमी के अंदर यूज कर सकते हो। और दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसका जो कर्व होता है इनर साइड होता है। 15 नंबर ब्लेड दोस्तों, 15 नंबर ब्लेड कैसी होती है, स्मॉल कर्व ब्लेड होती है, स्मॉल है और कर्व ब्लेड है। जो इसका कर्व होता है वो स्मॉल होता है, तो स्मॉल कर्व ब्लेड होती है दोस्तों। दूसरी चीज़, इसका जो इंसिजन लगाया जाता है, कर्व जो शॉर्ट होने के कारण इसका जो इंसिजन होता है वो शॉर्ट और प्रीसाइज इंसिजन होता है। कहाँ यूज कर सकते हैं, 15 नंबर ब्लेड यूज की जाती है, एक तो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर, दूसरा आप यूज कर सकते हो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर। उसके अलावा आप यूज कर सकते हो पीडियाट्रिक सर्जरी के अंदर भी यूज किया जाता है, क्योंकि जो इंसिजन होते हैं वो शॉर्ट और प्रीसाइज लगाने होते हैं, तो उसके अंदर आप यूज कर सकते हो। उसमें इसमें जो कंट्रोल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ग्रिप बहुत अच्छी होती है, कटिंग भी सही देखने को मिलती है। 22 नंबर ब्लेड दोस्तों, 22 ब्लेड होती है, वो लार्ज वर्जन होता है ब्लेड 10 का। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में अंतर, ये भी लार्ज करो इंसिजन है, ये भी लार्ज है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इनकी बहुत सारी इमेज गूगल से डाउनलोड करके देखिएगा दोस्तों, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। जो 22 नंबर ब्लेड होती है इसका भी बिग कर्व कटिंग एज होता है, और 10 का भी बिग कटिंग कर्व एज देखने को मिलता है। तो जो 22 नंबर ब्लेड होती है दोस्तों वो लार्ज स्किन इंसिजन, मेजर अब्डोमिनल सर्जरीज, जैसे अब्डोमिनल इंसिजन दिया हुआ है, मेजर अब्डोमिनल इंजरीज और लॉन्ग इंसिजन के लिए हम 22 नंबर ब्लेड का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये इमेज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और भी इमेज डाउनलोड करके देखिएगा दोस्तों गूगल से। और जो 23 नंबर ब्लेड होती है, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा है, लीफ कर्व ब्लेड होती है, लीफ शेप ब्लेड होती है, लीफ शेप ब्लेड होती है, पत्ते के समान, पत्ते के आकार की दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, ब्रॉड कटिंग एज होता है इसमें, इसका जो एज होता है वो ब्रॉड कटिंग एज होता है, ब्रॉड कटिंग एज देखने को मिलता है दोस्तों। उसके अलावा हम बात करें तो इसके बारे में, लॉन्ग स्किन इंसिजन, लॉन्ग स्किन इंसिजन के अंदर इसका ब्लेड का यूज करेंगे, थोरेसिक और अब्डोमिनल सर्जरी के अंदर भी इसका यूज करेंगे। उसके अलावा दोस्तों हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्या है। जो 10 और 22 नंबर ब्लेड है वो दोनों लार्ज कर्व ब्लेड होती हैं, उनका यूज लगभग सिमिलर ही है स्किन इंसिजन के लिए। ये अब्डोमिनल इंसिजन के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों 11 नंबर ब्लेड है वो स्टेप ब्लेड है, पॉइंटेड ब्लेड है, ट्राइंगुलर शेप की होती है दोस्तों। 12 नंबर ब्लेड होती है दोस्तों वो हुक टाइप होती है, हुक, इसको 11 को हम स्टेप बोल सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा 10 और 22 को हम लार्ज कर्व ब्लेड बोल सकते हैं। और जो 15 नंबर है दोस्तों वो स्मॉल कर्व होता है, जो इसका कर्व होता है वो वेरी स्मॉल होता है। और जो 23 है वो लीफ शेप की होती है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड इज नॉट इंक्लूड इन ट्राइएज। अब ट्राइएज क्या होता है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्राइएज होता है दोस्तों इमरजेंसी के अंदर यूज लिया जाता है। कहीं भी यदि फ्लड आता है या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हैपन होती है, उसके अंदर ट्राइएज का यूज किया जाता है। जहाँ पे मास एक्सीडेंट होता है या हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं एक साथ, तो उस कंडीशन के अंदर हम ट्राइएज का यूज करते हैं। तो ट्राइएज में कौन सा कलर इंक्लूड नहीं होता है, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लू। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ब्लू यूज नहीं होता है, ब्लू। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों ट्राइएज के बारे में। ब्लैक कहाँ यूज होता है या ग्रीन कहाँ यूज होता है और रेड कहाँ यूज होता है। रेड और एक कलर और होता है दोस्तों येलो। रेड यूज होता है दोस्तों इमरजेंसी, इमरजेंट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है दोस्तों, वो रेड कलर की होती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की आवश्यकता है रेड के अंदर। और इसमें एग्जांपल हम बात करें तो ट्रॉमा विक्टिम, किसी भी प्रकार का मेजर ट्रॉमा हो गया या चेस्ट पेन हो गया, चेस्ट पेन के अंदर हम रेड का यूज कर सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट के अंदर, लिम्ब एम्पुटेशन हो गया उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। अक्यूट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जैसे कि हम स्ट्रोक की हम बात कर लेते हैं, उसके अंदर हम रेड प्रायोरिटी पे रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आता है। और कहीं पे मास बहुत सारे केमिकल स्प्लेस हो गए आई के अंदर या कहीं जैसे मरकरी स्प्लेस हो गया, उसके अंदर भी हम हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे रेड। तो दोस्तों जो ट्राइज के अंदर रेड होता है वो इमरजेंसी के लिए होता है। नेक्स्ट सेकंड प्रायोरिटी देते हैं दोस्तों हम येलो को। सेकंड प्रायोरिटी येलो को दी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी रेड, सेकंड प्रायोरिटी येलो। ये कंडीशन सीरियस होती है लेकिन इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती दोस्तों। इसमें आप थोड़ा सा टाइम लेके, जैसे कि 30 मिनट टू 2 आवर्स, 30 मिनट टू 2 आवर्स तक ट्रीटमेंट दे सकते हो दोस्तों। इसमें ओपन फ्रैक्चर, डिस्टल पल्स, ओपन फ्रैक्चर हो गया डिस्टल पल्स का, उसके अंदर यूज कर सकते हो दोस्तों। लार्ज वुंड हो गया, उसके अंदर था ट्रोमा। ट्रोमा जैसे किसी को हेड इंजरी हो गई, मेजर हेड इंजरी हो गई, सीएसएफ लीकेज है, उसके अंदर रेड प्रायोरिटी पे रखते हैं। यहाँ पे इंजरी हो गई लेकिन उसको आप आर्टरी डैमेज नहीं हुई है तो आप मैनेज कर सकते हो दोस्तों। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों ग्रीन। ग्रीन होता है वो नॉन अर्जेंट होता है दोस्तों, प्रायोरिटी थर्ड पे रख सकते हो। माइनर इंजरीज है, वो व्यक्ति 1.5 से 2 घंटे तक वेट कर सकता है, जैसे स्क्रैच हो गई, उस कंडीशन के अंदर ग्रीन आप थर्ड प्रायोरिटी पे रख सकते हो। उसके अलावा जैसे स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया, कंट्यूजन हो गया, उसके अंदर आप ग्रीन प्रायोरिटी पे ग्रीन के अंदर शामिल करोगे। तो रेड इमरजेंसी, येलो अर्जेंट है, रेड है इमरजेंसी या जिसे हम इमरजेंट बोलते हैं। प्रायोरिटी फर्स्ट, हाईएस्ट प्रायोरिटी रेड को दोगे, सेकंड प्रायोरिटी येलो को दोगे जिसको हम अर्जेंट बोलते हैं, और थर्ड होता है ग्रीन जो नॉन अर्जेंट एंड थर्ड प्रायोरिटी। ब्लैक में दोस्तों डेड बॉडीज जाएंगी जिनके सर्वाइवल के चांस बहुत कम है या वो जाएंगे। तो ब्लैक के अंदर डेड एंड लेस सर्वाइकल चांस वाले व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल नॉर्मल रेस्पिरेशन इज इन अडल्ट इज। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी नोटसेट में आए और ये नोटसेट 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका आंसर, 10 बीट्स पर मिनट, 14 बीट्स पर मिनट, 30 बीट्स पर मिनट, 8 बीट्स पर मिनट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 14 बीट्स पर मिनट। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है ह्यूमन के अंदर 12 टू 20 बीट्स पर मिनट, अकॉर्डिंग टू बुर्नर सिद्धार्थ बुक के अकॉर्डिंग है दोस्तों ये 12 टू 20 बीट्स पर मिनट। जो 10 बीट्स पर मिनट है वो बहुत कम है, गलत है। 30 बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, 8 बीट्स पर मिनट भी बहुत कम है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, 14 बीट्स पर मिनट, 12 टू 20 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाउड एंड हार्श लंग साउंड इज नोन एज। जो लाउड है एंड हर्ष साउंड है उसको आप क्या कहोगे, स्ट्राइडर, बीजिंग, रोंकाई, स्नोरिंग। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्ट्राइडर। स्ट्राइडर होता है वो लाउड होता है, हार्श होता है और हाई पिच साउंड होता है, हाई पिच साउंड देखने को मिलता है। मोस्टली ये इंस्पायरेशन के दौरान सुना जाता है।
जो स्ट्राइडर है वो लाउड है, हार्श है, हाई पिच साउंड है, इंस्पायरेशन के दौरान सुनाई देता है। और कहाँ सुनाई देता है? अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर सुनाई देता है। अपर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर सुनाई देता है। क्या कारण हो सकते हैं कि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के? लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एक तो लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा दोस्तों। दूसरा, फॉरेन बॉडी एस्पिरेट हो जाए उस कंडीशन के अंदर। ग्रुप के अंदर दोस्तों, ग्रुप जो कि पीडियाट्रिक का मेन टॉपिक है बच्चों के लिए, इन्फेंट के अंदर देखने को मिलता है, उसके अंदर स्ट्राइडर साउंड सुनाई देता है। उसके अलावा एपिग्लोटाइटिस के अंदर भी स्ट्राइडर साउंड सुनाई देता है। तो स्ट्राइडर होता है वो लाउड एंड हार्श हाई पिच साउंड होता है, इंस्पायरेशन के दौरान सुनाई देता है। उसके अलावा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर सुनाई देता है। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में आप देख सकते हो लेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो गया, क्रूप, एपिग्लोटाइटिस के अंदर। तो इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। दूसरा आता है दोस्तों वीजिंग साउंड। दूसरा आता है दोस्तों वीजिंग साउंड। तो जो वीजिंग साउंड होता है दोस्तों वो हाई पिच म्यूजिकल साउंड होता है। हाई पिच म्यूजिकल साउंड, हाई पिच म्यूजिकल साउंड होता है दोस्तों, एक्सपायरेशन के दौरान सुनाई देता है। स्ट्राइडर था कैसा था? लाउड, हार्श और हाई पिच साउंड था। ये कैसा है? ये है हाई पिच म्यूजिकल साउंड। वो लाउड, हार्श, हाई पिच साउंड था, ये हाई पिच म्यूजिकल साउंड है। स्ट्राइडर इंस्पायरेशन के दौरान था, जबकि वीजिंग एक्सपायरेशन के दौरान है। ये वीजिंग साउंड होता है वो नैरो एयरवे के अंदर सुनाई देता है, जैसे कि अस्थमा और सीओपीडी के केस में हमें वीजिंग साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों रोंकाई। रोंकाई की हम बात करें तो रोंकाई लो पिच साउंड होता है, लो पिच कोर्स साउंड, लो पिच कोर्स साउंड होता है, जैसे कि स्नोरिंग कर रहा है, जैसे कोई खराटे ले रहा है, उस तरीके से सुनाई देता है। ये किस वजह से होता है रोंकाई साउंड? ये एयरवे के अंदर लार्ज सिक्रेशन के कारण देखने को मिलता है। उसके अलावा ये कफिंग के अंदर भी हमें सुनाई दे सकता है, कफिंग के बाद सुनाई दे सकता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्नोरिंग साउंड। स्नोरिंग साउंड होता है वो कैसा साउंड होता है दोस्तों? ये नॉर्मल साउंड है। ये अपर एयरवे स्लीप के दौरान जैसे हम बोलते हैं ये ही इज़ वेरी स्नोरिंग, ये बहुत ज़्यादा स्नोर कर रहा है, खराटे लेना, खराटों के दौरान ऐसी आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। तो ये खराटों में सुनाई देती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्ट्राइडर, ए स्ट्राइडर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रैपिड एंड वीक पल्स इज नोन एज। रैपिड है एंड वीक पल्स, बाउंडिंग पल्स, थ्रेडी पल्स, स्ट्रॉन्ग पल्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, थ्रेडी पल्स। अब जो बाउंडिंग पल्स है और जो स्ट्रॉन्ग पल्स है दोस्तों वो सेम है। बाउंडिंग पल्स क्या होती है दोस्तों? बाउंडिंग पल्स होती है जो फुल हो, स्ट्रॉन्ग हो और हमें फीएबल हो जाए, आंखों से दिख जाए, वो स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग पल्स होती है दोस्तों। जो फुल हो, स्ट्रॉन्ग हो, फील करने पर बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे हो रही हो, कब देखने को मिलती है? हाइपरटेंशन के अंदर दोस्तों, फ्लूइड ओवरलोड के अंदर। क्वेश्चन है नॉट सेट में क्वेश्चन आएगा या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फ्लूइड ओवरलोड में जो पल्स फील होती है वो बाउंडिंग पल्स है दोस्तों। उसके अलावा एंजाइटी के अंदर भी ये पल्स देखने को मिल सकती है। हाइपरटेंशन, फ्लूइड ओवरलोड, एंजाइटी के अंदर हमें बाउंडिंग पल्स देखने को मिलती है। थ्रेडी पल्स होती है दोस्तों, वीक पल्स होती है, जो मुश्किल से फील होती है, फेंट होती है। कहाँ देखने को मिल सकती है? हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया के अंदर, डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलेमिया, शोक, हाइपोवोलेमिक शोक के अंदर हमें ये थ्रेडी पल्स देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग पल्स, बाउंडिंग पल्स एक ही बात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन विच कलर बैग प्लेसेंटा इज डिस्कार्डेड। किस प्रकार के बैग में प्लेसेंटा को डिस्कार्ड किया जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, बताओ दोस्तों। तो दोस्तों ये ह्यूमन बॉडी एनाटॉमिकल पार्ट है, तो इसको येलो बैग में डिस्कार्ड किया जाएगा।
रेड में ट्यूब्स एंड बोतल्स होती हैं, ब्लू के अंदर आप ग्लास के जो वाइल्स होती हैं वो होती हैं, और ब्लैक के अंदर जनरल वेस्ट जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए कॉटन वॉल इन्फेक्टेड विथ पस इज डिस्कार्डेड इन विच कलर बैग। तो दोस्तों इन्फेक्टेड विथ पल्स इन कॉटन बॉल जो इन्फेक्टेड है पस डिस्कार्डेड इन विच कलर बैग, येलो, ब्लैक, रेड, ब्लू। बताइए दोस्तों। दोस्तों बायोमेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अपन आने वाली क्लासों में कवर करेंगे। अभी तो हम नोट सेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो कवर कर रहे हैं। अभी फंडामेंटल, उसके बाद एमएसएन, पीडिया, ओबीजी सारी सब्जेक्ट के कवर करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों येलो बैग, क्योंकि इसमें जो पस आ रहा है वो कैसा है, ह्यूमन पार्ट है, एनाटॉमी के अंदर आता है, मतलब एनाटॉमिकल पार्ट है, इसलिए येलो बैग में जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए फ्लूइड डेट कोज शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेल टू ब्लड। फ्लूइड जो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, सेल से ब्लड की ओर, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, आइसोटोप। बताइए दोस्तों। अब हम थोड़ा सा दोस्तों फ्लूइड की हम बात कर लेते हैं। तो जो हाइपरटोनिक होता है उसके अंदर, हाइपरटोनिक के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो ओस्मोसिस के थ्रू वाटर जो सेल के अंदर से बाहर निकलता है, जो वाटर सेल में होता है वो बाहर निकलता है, क्योंकि जैसे ये ब्लड वेसल्स है, इसमें ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ये इधर सेल, ये इधर सेल, ये इधर सेल। जब इसके अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, तो सेल से वाटर ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, तो जो सेल है वो श्रिंक हो जाएंगी, सेल कमज़ोर हो जाएंगी दोस्तों, पतली हो जाएंगी, इनसे वाटर निकल जाएगा। तो ये हाइपरटोनिक है। सेल टू जो ब्लड के अंदर वाटर जाएगा वो हाइपरटोनिक के अंदर आएगा दोस्तों। दूसरा आता है दोस्तों हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या कंडीशन होती है दोस्तों, जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है हाइपोटोनिक के अंदर, जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है वो इंटरसेल्युलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की ओर होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड की ओर होता है। मतलब ब्लड वेसल से सेल के अंदर देखने को मिलता है हाइपरटोनिक के अंदर। हाइपरटोनिक के अंदर जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है वो ब्लड से सेल की ओर होता है, तो पेशेंट को एडिमा देखने को मिलता है, सेल के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होता है, ब्लड और जो सेल्स के अंदर इक्वल अमाउंट में ब्लड देखने को, फ्लूइड देखने को मिलता है, कंसंट्रेशन सेम होती है। साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। तो फ्लूइड ओवरलोड के क्या साइन होते हैं दोस्तों, तो एलिवेटेड जुगुलर वेन प्रेशर, कोलेप्स जुगुलर वेन, थ्रेडी पल्स, इरेगुलर पल्स। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों कोलेप्स जुगुलर वेन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड का एलिवेटेड जुगुलर वेन प्रेशर। जुगुलर वेन प्रेशर इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर है एलिवेटेड जुगुलर वेन प्रेशर ए। कोलेप्स और थ्रेडिपल्स ये दोस्तों हाइपोवोलेमिया के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड हुआ है, एलिवेटेड जुगुलर वेनस प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज गिवन एट विच एंगल। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किस एंगल पे दिया जाता है, तो जो इंट्रा आईएम इंजेक्शन दिया जाता है दोस्तों वो 90 डिग्री पे हम देते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी। जो 30 डिग्री पे दिया जाता है, 30 डिग्री पे कोई इंजेक्शन नहीं देते हैं दोस्तों। 60 डिग्री पे जो दिया जाता है, 60 डिग्री पे क्या देते हैं दोस्तों, कुछ नहीं देते। 15 डिग्री पे दिया जाता है वो इंट्राडर्मल देते हैं दोस्तों, इंट्राडर्मल देते हैं 10 to 15 डिग्री। उसके अलावा 30 डिग्री पे कुछ नहीं देते। 45 डिग्री पे दिया जाता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस दिया जाता है। कभी कभार सबक्यूटेनियस को 90 डिग्री के एंगल पे देते हैं, कौन से पेशेंट में, ओबेस पेशेंट के अंदर। तो इंट्राडर्मल दिया जाता है 10 to 15 डिग्री। उसके अलावा सबक्यूटेनियस दिया जाता है 45 डिग्री टू 90 डिग्री तक, 90 डिग्री देते हैं ओबेस पेशेंट के अंदर। और इंट्रामस्कुलर दिया जाता है दोस्तों 90 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई भी आप जानते ही हो दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है, नहीं जानते तो पता कीजिए कौन से एंगल पे देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट।
सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आफ्टर स्किन इंसिजन, सी। सी इज द राइट आंसर, नॉट इंक्लूड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट दोस्तों आफ्टर स्किन इंसिजन। यदि आप चाहते हैं कि मैं सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आपका इंटरेक्शन बहुत कम आ रहा है दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट हैज ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 36 ब्रीथ पर मिनट, दिस कंडीशन इज नोन एज। इस कंडीशन को आप बताइए दोस्तों, यूपनिया, डिस्निया, ब्रेडिपिनिया, टेकिपिनिया। 36 ब्रीथ पर मिनट है, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे दोस्तों? यूपनिया, यूपनिया होता है नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग होती है 20 बीट्स पर मिनट, जो कि नॉर्मल है। यूपनिया नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न यूपनिया कहलाता है। डिस्निया कहलाता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। उसके अलावा जो ब्रेडिपिनिया कहलाता है वो ब्रीथिंग है वो 12 बीट्स पर मिनट से कम हो जाए, 12 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाए, उसको हम ब्रेडिपिनिया बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, टेकीपीनिया। मोर देन 20 ब्रीथ पर मिनट इज कॉल्ड टेकीपीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज फॉर द एंकल जॉइंट, स्पाइरल, रिवर्सल स्पाइरल, फिगर ऑफ 8, सर्कुलर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, फिगर ऑफ 8। एंकल जॉइंट के लिए आप फिगर ऑफ 8 का यूज करते हो। जो एंकल जॉइंट होता है दोस्तों वो मूवेबल जॉइंट होता है, तो उसको सपोर्ट और स्टेबिलिटी देने के लिए बैंडेज के जॉइंट को ऊपर क्रॉस पैटर्न में लगाया जाता है। जैसे आपका एंकल जॉइंट है, उसको सपोर्ट करने के लिए और उसके अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए क्रॉस पैटर्न के अंदर ये जो बैंडेज है वो हैंग की जाती है, बांधी जाती है, जिसके कारण वो फिगर ऑफ 8 देखने को मिलता है। जो जॉइंट को सिक्योर करता है, स्वेलिंग कंट्रोल करता है, उसके अलावा मूवमेंट को सपोर्ट देता है। अदर ऑप्शन स्पाइरल होती है दोस्तों। जो स्पाइरल यूज की जाती है वो फोर आर्म के अंदर यूज करते हैं, फोर आर्म के अंदर स्पाइरल यूज की जाती है। रिवर्स स्पाइरल होती है वो काफ एंड थाई के अंदर यूज की जाती है। और उसके अलावा जो सर्कुलर है वो स्मॉल एरिया को सिक्योर करने के लिए दी जाती है, और बैंडेज को स्टार्ट और एंड करने के लिए भी सर्कुलर की यूज की जाती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फिगर ऑफ 8। स्पाइरल कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों? स्पाइरल यूज की जाती है फोर आर्म के अंदर। फोर आर्म होते हैं जो सरकमफ्रेंस के रूप में होते हैं। रिवर्स स्पाइरल यूज की जाती है काफ थाई जैसी मसल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट ए नर्स विल नॉट डू वाइल एडमिनिस्ट्रिंग पोटेशियम क्लोराइड। कौन सी नर्स एडमिनिस्टर नहीं करती है पोटेशियम क्लोराइड? किसके साथ नहीं दिया जाता है, किस में एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है? माफ़ करना दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा बताइए। मिक्स इन द नॉर्मल सेलाइन एंड स्लो इन्फ्यूजन, गिव सम फ्रूट्स जूस, मॉनिटरिंग ऑफ इनटेक एंड आउटपुट, एडमिनिस्टर द पोटेशियम क्लोराइड बोलस। क्या नहीं करेगी नर्स, किस रूप में एडमिनिस्टर नहीं करेगी पोटेशियम क्लोराइड को? तो नर्स कभी भी पोटेशियम क्लोराइड को बोलस के रूप में नहीं देगी दोस्तों। डी इज राइट आंसर। क्यों नहीं देगी? क्योंकि आप जब पोटेशियम क्लोराइड को आईवी पुश करोगे, रैपिड पुश करोगे, तो ये फेटल फेटल बोले तो जानलेवा हो सकता है, फेटल कार्डियक एरिथमिया हो सकता है। फेटल कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, इसलिए पोटेशियम को क्लोराइड या पोटेशियम को कभी भी आईवी बोलस के रूप में नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को याद रखना दोस्तों। इसको हमेशा नॉर्मल सलाइन के साथ डाइल्यूट करके देते हैं, स्लो इन्फ्यूज किया जाता है। उसके अलावा ये तो है ही नहीं दोस्तों, इनका तो कोई मतलब नहीं है। और इसमें जब आप पोटेशियम देते हो तो आपको यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है दोस्तों। किडनी फंक्शन KFT किडनी फंक्शन टेस्ट करने हैं दोस्तों। उसके अलावा आपको ECG प्रॉपर मैनेज करनी है दोस्तों, क्योंकि पोटेशियम से पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। कैनुला यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर किस प्रकार का कैनुला यूज किया जाता है दोस्तों बताइए। 18 गोज, 21 गोज, 22 गोज, 23 गोज।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों 18 गोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए नर्स यूज कर रही है 4 साइज ऑफ ईटी ट्यूब, विच साइज ऑफ सक्शन कैथेटर विल बी यूज बाई हर। कौन सा सक्शन कैथेटर यूज करेगी। 4 साइज की ईटी ट्यूब है। अब इसमें बताइए दोस्तों, 6 फ्रेंच, 8 फ्रेंच, 10 फ्रेंच, 12 फ्रेंच। तो दोस्तों जो सक्शन कैथेटर का साइज होता है वो ईटी ट्यूब के जो साइज है उसका दोगुना देखने को मिलता है। जैसे 4 साइज की ईटी ट्यूब है तो 2 × 4, तो 8 फ्रेंच सक्शन कैथेटर यूज किया जाता है। राइट आंसर इज 8 फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नर्स मेजर कर रही है टेम्परेचर ऑफ एज 38.2 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी हिज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो ये दोस्तों सेल्सियस फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कैलकुलेट कीजिए दोस्तों, क्या होगा। तो इसमें जो सूत्र यूज किया जाता है दोस्तों वो 38 × 9/5 को यूज करते हैं दोस्तों। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो दोस्तों 100.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी राइट आंसर दोस्तों। अब दोस्तों फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा दोस्तों, सेल्सियस को मल्टीप्लाई करना है 9/5 से। दोस्तों ये एक बार देख लेना, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। इस पूरे टॉपिक को आप देखना दोस्तों, एक बार माफ करना। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। आप इसको एक बार खुद अपने हाथ से निकालिएगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फ्रेंच के इंडिकेट इन 20 फ्रेंच ऑफ यूरिनरी कैथेटर। तो यहाँ पे फ्रेंच क्या इंडिकेट करता है, यहाँ फ्रेंच इंडिकेट करेगा दोस्तों, बताओ दोस्तों। तो यहाँ जो फ्रेंच है वो इंडिकेट करता है क्या दोस्तों, आउटर डायमीटर ऑफ कैथेटर। आउटर डायमीटर ऑफ कैथेटर कहता है 1 फ्रेंच इज इक्वल होता है 0.3 mm। 0.3 mm। 1 फ्रेंच इज इक्वल 0.33 mm। 20 × 0.33 mm। तो जो कैथेटर आएगा वो 6 पॉइंट और कुछ आएगा दोस्तों कैलकुलेट करने पे। और जो नॉर्मली अडल्ट के अंदर जो यूरिनरी कैथेटर यूज किया जाता है वो मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। यहाँ पे 14 to 18 फ्रेंच के अंदर यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे की क्लास फिर आएगी। अभी नोट सेट 2021 के क्वेश्चन पूरे नहीं हुए हैं, ये अगली क्लास में फिर करवाऊंगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए दोस्तों। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।